नमस्कार, स्टडी IQIS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और मुद्दे की बात में आज बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े की वजहें और एक टाइमलाइन को देखेंगे कि किस टाइमलाइन पे क्या हुआ। ठीक है, उसकी जड़ें समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम इसमें सिर्फ टाइमलाइन की बात करेंगे। इस विवाद को पूरी तरह से समझने के लिए इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मिडिल ईस्ट का यह देश किन किन बॉर्डर से घिरा हुआ है, किन किन देशों से घिरा हुआ है। बेसिकली इजराइल, और कई बार मैंने मैप वाले कार्यक्रम में बताया भी है, तो इजराइल का ये पूरा नक्शा है। ठीक है, इस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में आपको पता है यहाँ पर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला है ये जो इजिप्ट का पार्ट है, ये इससे बॉर्डर साझा करते हैं। और एक तरफ इसके कोस्टल जो बॉर्डर है वो है मेडिटेरेनियन सी का, मतलब भूमध्य सागर का। ठीक है, सऊदी अरब का लोकेशन ये है और इराक का लोकेशन ये है। कई बार मैप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सऊदी अरब क्या इजराइल के साथ बॉर्डर साझा करता है। आपको ये देखना है कि बॉर्डर साझा करता है या नहीं करता है। इराक, ये सब ध्यान पे रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए इस टाइमलाइन को जल्दी से समझते हैं। 1914 से बात शुरू करते हैं, जब इस पूरे इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। देखिए, यही सिनाई पेनिनसुला है और ये वाला इलाका जो है ये पूरा आज का इजराइल है और यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य को ही तुर्क साम्राज्य कहते हैं या फिर उस्मान साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य कहते हैं। उसकी वजह क्या थी? उस्मान गाजी नाम के व्यक्ति ने ऑटोमन साम्राज्य की नींव रखी थी और इसीलिए इसको उस्मानी साम्राज्य कहते हैं। तो इस समय यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे अब खत्म होने को था, लगभग अंत चल रहा था उसका, और यहाँ ब्रिटेन का दबदबा लगातार बढ़ते जा रहा था। ब्रिटेन उस समय आपको पता है कि औपनिवेशिक ताकत के रूप में बहुत बड़ी ताकत थी। ठीक है, तो 1914 से 1919, और हम पहले नहीं जाते हैं, पहले में आपको सिर्फ ये समझना है कि धीरे धीरे इस इलाके में यहूदी आकर बसने लगे थे। ठीक है, यहूदी सेटलमेंट होने लगा था। उसकी वजह है जेरूसलम वाला इलाका। जेरूसलम वाला इलाका जो है, या यरूशलम वाला इलाका जो है, वो बेसिकली ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए पवित्र स्थान है। ठीक है, यहाँ तीनों ही धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है यरूशलेम का इलाका। ठीक है, तो यहूदी लोग यहाँ आकर सेटलमेंट करने लगे थे, बसने लगे थे धीरे धीरे। जब यहाँ ऑटोमन साम्राज्य लगभग पतन की ओर था और यहाँ अंग्रेजों का वर्चस्व लगातार बढ़ते जा रहा था, उसी दौरान 1917 में एक घोषणा पत्र आता है ब्रिटेन की तरफ से। उस घोषणा पत्र का नाम है बैलफोर घोषणा पत्र। बैलफोर एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है बैलफोर घोषणा पत्र। और ये घोषणा पत्र क्या कहता है? ये घोषणा पत्र कहता है फिलिस्तीन वाले इलाके के लिए कि यहाँ यहूदियों के लिए राष्ट्रीय गृह बनाया जाए। ठीक है, इस पर सहमति है ब्रिटिश सरकार की, और गैर यहूदी लोगों के अधिकारों की भी रक्षा की जाए। मतलब कि यहूदियों के लिए नेशनल होम बनाने की बात करता है बैलफोर घोषणा पत्र। जाहिर सी बात है, जब यहूदियों के लिए राष्ट्रीय गृह बनाने की बात हुई और यहूदियों पर दुनिया भर में बहुत सारे अत्याचार भी हो रहे थे, तो ये लोग धीरे 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 कहाँ जाने लगे? फिलिस्तीन वाले इलाके में, और वहाँ जाकर बसने लगे। ठीक है, तो फिलिस्तीन रवानगी यहाँ से शुरू हुई और डेमोग्राफिक चेंज धीरे धीरे आने लगा। ठीक है, पहले आज की डेट में इजराइल में फिर जो अरब हैं, ये पूरी लड़ाई अरब वर्सेस अभी जो बात चल रही है उसमें तीन पार्टी हैं। अरब जो ज़्यादातर इस्लाम के लोग हैं, अरबिक भाषा बोलते हैं, और ईसाई जो उस समय सबसे ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, और यहूदी। ठीक है, तो यहूदियों की संख्या सबसे ज़्यादा कम थी आज की डेट में। पहले अरब बहुसंख्यक थे वहाँ पर, ठीक है, और यहूदी जो थे अल्पसंख्यक थे। आज की डेट में वो पूरा डेमोग्राफिक इक्वेशन बदल चुका है। मतलब ये हो गया है कि अब जो यहूदी हैं वहाँ बहुसंख्यक हैं, और अरब वाले लोग जो हैं, जो ज़्यादातर इस्लाम वाले लोग हैं, वो अब वहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए हैं। चलिए, 1918 में आधिकारिक तौर पर इस पूरे इलाके में इंग्लैंड का कब्जा हो गया, और 1918 में मतलब ऑटोमन साम्राज्य का यहाँ से खात्मा हो गया। 1919 में आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई।
प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1920 में एक संस्था बनाया गया, लीग ऑफ नेशंस, जिसका प्रमुख उद्देश्य था शांति बनाए रखना। जैसे 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था जन्मी, उस संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशंस। ये लीग ऑफ नेशंस जो थी, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की पूर्ववर्ती संस्था है। इसी संस्था को बाद में खत्म करके और यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत हुई। लीग ऑफ नेशंस ने बेल्फोर घोषणा पत्र के आधार पर 1922 में कहा कि फिलिस्तीन इलाके का शासन ब्रिटेन करे और यहूदियों को यहाँ बसाने की बात की गई, जो कि बेल्फोर घोषणा पत्र में ऑलरेडी थी। इस दौरान धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे यहूदियों का आगमन होने लगा फिलिस्तीन वाले इलाके में और डेमोग्राफिक चेंज होने लगा धीरे धीरे 30s आते आते तक 33 के आसपास हिटलर जब अपने उसके खौफ की बहुत ज़्यादा दंश झेल रहे थे यहूदी। आपको पता है हिटलर जो नाजी नेता था, उसको सबसे ज़्यादा नफरत किससे थी? यहूदियों से। तो वो यहूदियों को पकड़वा के मरवाता था, ठीक है। हॉलोकास्ट की घटना आपने सुनी है। तो यहूदियों के खिलाफ उसका नफरत इतना ज़्यादा था कि यहाँ से बच के भाग के यहूदी जाने लगे फिलिस्तीन वाले इलाके में, ठीक है। 1936 आते आते तक फिलिस्तीन वाले इलाके में डेमोग्राफिक इक्वेशन बिल्कुल चेंज होने लगा। मतलब यह है कि धीरे धीरे यहूदियों की बसावट ज़्यादा होने लगी और उस सेटलमेंट को देखकर अरब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए और बहुत ज़्यादा चिंता में पड़कर उन्होंने अग्रेसिव रुख अख्तियार किया। 1936 में अरब विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। 1936 से 1939 तक अरब विद्रोह हुआ और यहूदी सेटलमेंट्स के खिलाफ अरब लोगों ने काफ़ी बड़ा विद्रोह किया। इसी बीच 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध का समय, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी एक तरफ था और ब्रिटेन दूसरी तरफ था। ब्रिटेन के साथ यूएसए और यूएसएसआर थे, ठीक है। तो अब जर्मनी के साथ कौन लड़ेगा और ब्रिटेन के साथ कौन लड़ेगा, ये बहुत ही जाहिर सी बात है, क्योंकि जर्मनी जो हिटलर वाला इलाका था, नाजी ताकत थी, यहूदियों से इतना नफरत करता था, यहूदी ऑब्वियसली ब्रिटेन के साथ हो गए, ठीक है। यानी यहूदियों ने ब्रिटेन के पक्ष में लड़ाई लड़ी और क्योंकि अरब वाले इनसे बहुत परेशान थे तो अरब वाले किसके साथ हो गए? जर्मनी के साथ हो गए, ठीक है। तो अरब लोग जो थे वो जर्मनी का साथ दिए और जो ब्रिटेन के पास यहूदियों का समर्थन था और यूएसए क्योंकि उस समय इनके साथ था, यूएसए, ब्रिटेन और यूएसएसआर, तो यहूदियों को यहाँ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी। बट इस पूरे वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? जर्मनी की हार हो। जब जर्मनी की हार हो गई तो ऑब्वियसली अरब लोग जो जर्मनी के सपोर्ट में लड़े थे ये कमज़ोर पड़ेंगे और ऑब्वियसली यहूदी लोग जो ब्रिटेन के पक्ष में लड़े थे, यूएसए के पक्ष में लड़े थे, वो बहुत मजबूत हो गए। तो यहूदियों ने अब दबाव बनाना शुरू किया ब्रिटेन पर और बाकी कंट्रीज़ पर कि अब एक अलग देश, जो नेशनल होम का आपका कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रीय गृह यहूदियों के लिए बनाने के लिए आपने वादा किया था बेल्फोर घोषणा पत्र में, अब हमारे लिए एक अलग देश बना दीजिए और उस अलग देश में यहूदियों का पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। 1947 आते आते तक इस बीच में एक कानून बनाकर अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक कानून के तहत ये किया कि पहले तो फ़िलिस्तीन में सबको आने दिया, यहूदियों को फ़िलिस्तीन वाले इलाके में, फिर एक रोक लगाई कि अब बाहर से जो यहूदी हैं वो वहाँ नहीं आएंगे। और 1947 में यहूदियों का एक ग्रुप था, यहूदियों के एक ग्रुप ने 1947 में बहुत ही ज़बरदस्त विरोध किया और अंग्रेज़ों का विरोध भी बहुत ज़बरदस्त किया, अलग देश बनाने की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध किया और ब्रिटिशर्स को भी निशाने पर लिया। अंग्रेज़ इतने परेशान हुए कि मामला इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को 1947 में सौंप दिया कि आप देख लीजिए यहाँ फ़िलिस्तीन और इज़राइल, इन दोनों का क्या करना है, मतलब यहूदी और अरब, इन दोनों का सेटलमेंट कैसे बीच में करना है, ठीक है, उसमें कैसे सहमति बनानी है, ये आप देख लीजिए। और उसी समय 1948 में वापस जाने की बात भी उसके कुछ महीनों बाद
अंग्रेज़ों ने की कि भाई आप देख लीजिए, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, हमारे बस की बात, हमारे बूते की बात नहीं है। अब आइए इस मैप पर 1947 में जो एक्चुअल पोजीशन 1947 की थी, जब यूनाइटेड नेशंस को सौंपा गया ये पूरा मामला, तब ये थी। ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाइट पोर्शन में बेसिकली यहूदी आकर बस गए थे, ठीक है, यहाँ पर जेरूसलम था और ये पूरा इलाका ये सब अरब लोगों से भरा हुआ था। ये 1947 की स्थिति थी यूनाइटेड नेशंस को मामला सौंपने के पहले। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, एक पार्टीशन प्लान दिया, ठीक है, 1947 में एक रेजोल्यूशन पास किया, उस रेजोल्यूशन को बोलते हैं रेजोल्यूशन 181। इसके जरिए इन्होंने एक पार्टीशन प्लान दिया और उस पार्टीशन प्लान में ये उसके पहले की स्थिति थी। जब ये पार्टीशन प्लान आया वो इस तरीके का था, मतलब ये था कि ये जो पूरा बीच का इलाका था यह इसको यहूदियों को दे दिया गया, यहूदी सेटलमेंट्स को दे दिया गया, ठीक है। प्रस्ताव रखा गया कि इस तरीके से बांटा जाएगा कि 3 हिस्से होंगे इसके। पहला होगा एक यहूदी राज्य, ठीक है, यहूदी राज्य ये हो गया पूरा वाइट वाला इलाका। नीचे आप जो देख रहे हैं पहले फिलिस्तीन का, पैलेस्टाइन का इलाका था, वो धीरे धीरे पार्टीशन का जो प्लान था उसमें इजराइल का हो गया, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन उस समय दोनों आधिकारिक रूप से थे नहीं, तो यहूदियों का ये पूरा सेटलमेंट हो गया। इसके अलावा दूसरा हो गया जो फिलिस्तीन वाले लोग हैं यानी अरब लोग हैं, उनका सेटलमेंट, अरब राज्य, जो फिलिस्तीन राज्य की बात है। ये इलाका हो गया ग्रीन वाला जो है, ये गाजा स्ट्रिप है आज का, और इसके नीचे ये पूरा इलाका, और ये सब हो गया आपका और फिलिस्तीन के लिए। और तीसरा एक हो गया जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम को कहा गया कि यूएन डायरेक्ट गवर्न करेगा, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर में रहेगा। तो 1947 का जो पार्टीशन प्लान था इसमें 3 बातें कही गई। पहला, एक यहूदी राज्य बना दीजिए, एक पैलेस्टाइन अलग से अरब राज्य बना दीजिए और अरब लोगों के लिए राज्य बना दीजिए, और तीसरा एक जेरूसलम का जो इलाका है जो तीनों ही धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है, वहां पर यूएन का एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर फाइनली सहमति नहीं बन पाई, अरब लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो उसके बाद इस प्रस्ताव को खटाई में डाल दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ कि 1948 तक आते आते यहूदी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने कर दिया स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा, ठीक है। 15 मई को अंग्रेज पहले ही बता चुके थे कि हम 15 मई को यहां से चले जाएंगे, और 14 मई को इजराइल स्टेट, मतलब एक अलग स्वतंत्र देश की घोषणा हो गई 1948 में। ऑब्वियसली इसके बाद तनाव शुरू हुआ। 1948 से लेकर 1949 तक यहां पर युद्ध की स्थिति हो गई, 1 साल तक लगभग युद्ध चला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध होगा तो कौन किसके पक्ष में होगा, यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब पक्ष में होंगे इजराइल के। यूएसएसआर भी उस समय इजराइल के पक्ष में था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सारे लोग साथ थे, और जो अरब कंट्रीज हैं वो फिलिस्तीन के साथ रहेंगे, जो कि आज भी हैं, ठीक है। चलिए, इजराइल की जब घोषणा हो गई और युद्ध शुरू हो गया, तो फिर मैप कुछ इस तरीके से 1949 में आ गया। मतलब 1948 से 49 तक तो क्या चला, 1948 से 49 तक तो युद्ध चले। तो युद्ध चलने के बाद जो मैप बना, जो चेंज हुआ, वो इस तरीके से हुआ कि जो यूएन ने पार्टीशन प्लान तैयार किया था उसमें ये इलाका भी दिया हुआ था इसको, फिलिस्तीन को, ये इलाका इजराइल के कब्जे में चला गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये इलाका जो गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, जिसको गाजा स्ट्रिप पर, यहाँ पर इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला है, तो गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट का कब्जा हो गया। यहाँ जॉर्डन वाले इलाके से सटा हुआ ये वेस्ट बैंक का जो इलाका था, इस पर जॉर्डन आ गया, ठीक है, आधिकारिक रूप से, और बाकी हिस्सा इजराइल का रह गया। मतलब ये हुआ कि तब फिलिस्तीन कहीं रहा ही नहीं, मतलब अरब लोग कहीं नहीं रहे इस पूरे मैप में। 1948 से 49 तक के युद्ध के बाद 1949 में ये मैप निकलकर सामने आया, ठीक है। 1949 में ही यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दे दी इजराइल को,
अब ये भी समझने वाली बात है कि मान्यता क्यों न थे। जब ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर सब एक तरफ थे, यूएसए जैसे ही इजराइल अलग स्वतंत्र देश की घोषणा की इजराइल ने, तो इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल को तुरंत ही यूएसए ने मान्यता दे दी, यूएसएसआर ने मान्यता दे दी। और जब ये सब मान्यताएं हो ही गई तो यूएन अब कहाँ मान्यता देने से पीछे हटने वाला था, तो यूएन ने इसको अपना मेंबर बना लिया। कब? 1949 में। और 1949 में जब यूएन ने इसको मेंबर बना लिया तो भारत ने भी थक हार कर 1950 में इसको मान्यता दे दी। ठीक है, इस समय तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी गई है, इजराइल को मान्यता दे दी गई, वो यूएन का मेंबर बन गया। 1948 में युद्ध हुआ और इजराइल पर अटैक हुआ, जिसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि अरब कंट्रीज ने जो अटैक किया था उसमें फाइनली इजराइल की 1948 से 49 तक चले युद्ध में जीत हुई और ये पूरा इलाका इजराइल ने कब्जा कर लिया। ये पूरा इलाका इजराइल ने कब्जा कर लिया जो पहले दिया गया था फिलिस्तीन को। ठीक है, ये पूरा ही इलाका। और एक और बात कि पहले ये जो पूरा मैप दिया गया था पार्टीशन प्लान में, इसमें जेरूसलम आपको दिख रहा है बीच में। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से दिया गया था फिलिस्तीन को, लेकिन जब अटैक हुआ, ठीक है, और युद्ध हुआ तो ये भी इलाका पूरा इजराइल के हाथ में चला गया और देखिए जेरूसलम अब यहाँ आ गया। ठीक है, जेरूसलम भी दो हिस्सों में बट गया। जो पूर्वी जेरूसलम था वहाँ अरब लोग बच गए, जो पश्चिम यरूशलेम था वो किसके हाथ में आ गया? इजराइल के हाथ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो अब जो अब की स्थिति है वो क्या है? 1949 से 1967 तक तो यही स्थिति रही। ठीक है, 67 में लेकिन फिर से युद्ध हुआ। 1956 में इस बीच में इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को जीत लिया। हुआ क्या? सुएज नहर को लेकर एक विवाद हुआ। सुएज नहर इस तरीके से बना हुआ है और सुएज नहर बेसिकली ये जो रेड सी आप देख रहे हैं, यहां से अगर आप जाने का रास्ता बंद कर दीजिए भूमध्य सागर में, ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका व्यापारिक गतिविधि आपकी रुक जाएगी, आप कहीं आ जा नहीं सकते। और इस पर इजिप्ट ने कहा कि भाई हम यहाँ से किसी को जाने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए 1956 में लड़ाई हुई और 1956 में जब लड़ाई हुई तो इजराइल ने ये जो सिनाई प्रायद्वीप है इस पर 1956 में कब्जा कर लिया। ठीक है, यही इजराइल जो धीरे धीरे अब फैल रहा है, उसने 1956 में सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, इजिप्ट से छीन लिया। चलिए, उसके बाद यूएन की मध्यस्थता में संधि हुई। ठीक है, 1967 में एक और बड़ा युद्ध हुआ। एक तो बड़ा युद्ध आपने 1948 से 49 देख लिया, एक बड़ा युद्ध हुआ 1967 में जिसको हम 6 डेज वॉर कहते हैं या 6 दिन का युद्ध कहते हैं। अब 1967 में जो वॉर हुआ उसका नतीजा देखिए। गाजा, वेस्ट बैंक, सिनाई और गोलन हाइट्स पर अधिकार हो गया किसका? इजराइल का। ठीक है, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, ये जो 1956 में सिनाई पेनिनसुला को जीता था इजराइल ने, फिर यूएन की मध्यस्थता से इसको वापस कर दिया था। लेकिन 1967 में फिर से लड़ाई हुई, इसने फिर से सिनाई पेनिनसुला को जीत लिया। इसने गाजा स्ट्रिप जो कि जहां फिलिस्तीनी थे, ठीक है, पैलेस्टाइन यानी अरब लोग थे, इस पर अपना कब्जा कर लिया। इसने वेस्ट बैंक के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़कर इसने गोलन हाइट के इलाके पर, जिस पर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था, आपको ध्यान पर होगा, गोलन हाइट्स जो कि सीरिया का हिस्सा था, हाईलैंड था, वहां पर अटैक करके उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी इजराइल अब पूरी तरह से यहां से लेकर वहां तक फैल गया। ये घटना 1967 की है। ठीक है, और आप समझ रहे होंगे कि तब तक क्या था, इस पर किसका कब्जा था? इजिप्ट का। ठीक है, मिस्र का कब्जा था गाजा स्ट्रिप पर। तो गाजा स्ट्रिप भी गया, सिनाई पेनिनसुला भी गया, वेस्ट बैंक जिस पर जॉर्डन काबिज था, इसमें भी बहुत ज़्यादा सेटलमेंट अब इजराइल का हो गया। ठीक है, और गोलन हाइट्स भी चला गया 1967 में इजराइल के कब्जे में। चलिए देखिए, फिर 1967 के बाद 1973 में फिर से युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ, ये कोल्ड वॉर का समय था।
इजिप्ट ने सिनाई को और सीरिया ने गोलन हाइट्स को वापस पाने के लिए युद्ध किया, आक्रमण किया इजराइल पर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला इलाका अब 1967 में इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो इजिप्ट ने 1967 में जब ये सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था इजराइल ने, 1973 में इजिप्ट ने अटैक किया कि सिनाई पेनिनसुला वापस हो जाए, और इधर से सीरिया ने अटैक किया कि भाई गोलन हाइट्स वाला इलाका हमको वापस मिल जाए। इसलिए दोनों पक्षों ने अटैक किया। ठीक है, लेकिन यहां भी इजराइल नहीं हारा, मतलब अभी तक इजराइल की कहीं भी हार नहीं हुई है। ठीक है, 1977 में इजिप्ट थक हार कर पहला अरब देश बना जिसने मान्यता दे दी इजराइल को, और इसी के बाद 1977 के बाद 1978 में ये वाला जो इलाका है पूरा सिनाई पेनिनसुला का, इसको इजराइल ने वापस दे दिया इजिप्ट को कि भाई ले लो, तुमने हमको मान्यता दे दी, अब इसको ले लो। ठीक है, अब 1988 का दौर आया जब फिलिस्तीन को भी भारत ने देश का दर्जा दे दिया। तो अब इस मैप को समझ लीजिए। ठीक है, 1949 से 1967 तक ये स्थिति बनी रही, लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि ये जो गाजा स्ट्रिप है, जहां आपको पता है हमास का कब्जा है, ठीक है, और ये जो आपको पूरा अभी ग्रीन दिख रहा था, इसमें ये जो वाइट वाला इलाका है ये पूरा इजराइल के कब्जे में है, और जो पैचेस दिख रहे हैं यहीं पर अब सिर्फ अरब लोग बचे हुए हैं, यानी फिलिस्तीन वाला जो इलाका है वो इतना ही है, बाकी पूरा ही इलाका इस समय इजराइल के कब्जे में है। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है। अब जो अभी लड़ाई चल रही है उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा चल गया है, लेकिन ऐसे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि अभी की लड़ाई क्या चल रही है। यहाँ गाजा स्ट्रिप जो है यहाँ पर हमास है। ठीक है, एक संस्था इस समय आप सुन रहे होंगे PIJ, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, जो एक चरमपंथी समूह है। ये चरमपंथी समूह और लगातार अटैक वगैरह करते रहता है, इजराइल की तरफ रॉकेट वगैरह दागते रहता है। बेसिकली पहले क्या करता था ये PIJ की रॉकेट दाग देता था, नाम नहीं बताता था कि हमने किया है, और हमास से संघर्ष शुरू हो जाता था। हमास ने भी PIJ का बहुत दफ़े PIJ की मदद से इजराइल पर अटैक किया है। तो अभी की जो समस्या चल रही है वो बेसिकली PIG से संबंधित है, यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के चरमपंथी समूह से संबंधित है, और इसमें और इजराइल में लगातार चल रहा है अटैक। ठीक है, अभी तो संघर्ष विराम हो गया है, आपको पता है रविवार को संघर्ष विराम लागू हो गया है। तो हमास और PIJ, इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे कि ये पूरी कहानी क्या है, और इस पूरी लड़ाई में अभी तक हमास की क्या भूमिका रही है। अभी तक हमास इसमें नहीं पड़ा है, हालांकि हमास ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम एक हैं। ठीक है, तो अभी तक ये स्थिति है, इसको मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे पूरे टाइमलाइन को। थोड़ा सा ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, तो कभी भी आपको इजराइल और फिलिस्तीन वाले पूरे विवाद को समझने में बहुत आसानी होगी। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं, अगले किसी वीडियो में फिर से बातचीत होगी। नमस्कार।